Hello everyone. So here we are on with the first video of our channel EduSapiens. जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल कोरोना टाइम्स में सबके लिए बहुत मुश्किल समय चल रहा है। ये सिर्फ बिजनेसमैन या जॉब सीकर्स के लिए मुश्किल नहीं है, ये एक स्टूडेंट के लिए भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वो लोग ढंग से कहीं से एजुकेशन ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं. सो एज माई ब्रदर and on the recommendation, here I am with chapter cell structure and function of class 8. अगर आपको कोई भी डाउट आता है और आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. So here we go with the lesson, cell structure and function. Cells क्या होते हैं? Cells are the basic structural and functional unit of life. बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब कि हमारी जो बॉडी है, जो जितनी भी लाइफ है ऑन अर्थ, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस चीज से बना है? वो सेल से बना है. और फंक्शनल मतलब हम क्या जो भी हम फंक्शंस कर रहे हैं वो किसकी बदौलत कर रहे हैं? हम सेल्स की बदौलत. तो सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स. आप जितनी भी लिविंग थिंग्स जानते हैं, प्लांट्स, माइक्रोब्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, हर चीज किससे बनी है? सेल्स से. अब मैं आपको बताती हूँ एक बेसिक चीज, सेल कैसे होती है. आपने कभी एक वॉल देखी हो, उसमें क्या होता है? ब्रिक्स होती हैं. ब्रिक्स वी ऐड ब्रिक्स एंड दे मेक अप अ वॉल. सिमिलरली हमारा टिश्यू होता है जिसके अंदर ये ब्रिक्स क्या होती हैं? सेल. और ये सेल से ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है. तो देखा आपने, एक सेल कितनी अमेजिंग चीज है ना. एक पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म जस्ट एक माइक्रोस्कोपिक सेल से बने. सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज. अब आपके जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ये माइक्रोस्कोपिक सेल है, तो ये पता कैसे चली? ऑफ कोर्स ये पता तब चली जब वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ. और वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था और उन्होंने ही सेल्स की डिस्कवरी करी थी और उन्होंने ही सेल को नेम दिया था सेल, विदाउट रियलाइजिंग कि सेल ही एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनेगी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. Isn't it interesting? That's an important point to remember. अभी तक हमने पढ़ा सेल डिस्कवरी के बारे में कि सेल कैसे आया. अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में. एंड मार्क इट किड्स, सेल थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी का हिस्ट्री, कैसे कैसे स्टार्ट हुई, कैसे कैसे बननी स्टार्ट हुई, किस किसने स्टार्ट करी. 1838 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथिस कैलेडन. उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी प्लांट्स के ऊपर और उन्होंने कहा कि जो जितने भी प्लांट्स हैं ये सब किससे बने हैं? सेल से बने. ऐसा ही सेम एक दिया था एनिमल सेल्स के रिगार्डिंग में कि एनिमल सेल से बने हैं 1839 में थियोडर शवान. किड्स माइंड माई स्पेलिंग अगर आपको गलत लगे तो प्लीज अपने बुक्स में से चेक कर लीजिएगा. ये इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थी. उसके बाद आए थे एक 1855 में जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो. इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो थी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जितने भी हमारी पुरानी सेल्स हैं उन्हीं में से हमारी नई सेल्स आती हैं. ठीक है, इन तीनों के कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलाकर हमारी फॉर्मुलेट हुई थी सेल थ्योरी. सेल थ्योरी के की पॉइंट्स क्या हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं इस वर्ल्ड में, दे आर मेड ऑफ सेल्स. ये इसका फर्स्ट पॉइंट था. सेल थ्योरी आपके एग्जामिनेशन में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये.
सेकेंड पॉइंट जो होता है सेल थ्योरी में, वो होता है कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, जो सेल की एक डेफिनेशन है, हमने ऊपर पढ़ी है। यही इसका सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है जो कि रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स कैसे आती हैं? जो पुरानी सेल्स हैं उन्हीं में से नई सेल्स बनती हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग? सेल चैप्टर 8th क्लास में बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट अगर उसको की वाइज समझा जाए तो वो उतना ही इजी है। अब हम देखते हैं सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे आता है। एक सेल बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। जब हम सेल्स को, बहुत सारी सेल्स को ऐसे कंपाइल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब बनता है हमारा एक टिश्यू। और जब वो टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो उससे बनता है हमारा हार्ट। ऑर्गन्स बनते हैं हमारे, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लिवर, ऐसे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं हर तरह के टिश्यू से इकट्ठे होकर। और ऑर्गन्स के बाद बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये होते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम्स। और इनसे बनते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। अब हम देखते हैं कि जो सेल्स हो सकती हैं वो डिफरेंट शेप की भी हो सकती हैं और डिफरेंट नंबर में भी हो सकती हैं। डिफरेंट नंबर के बेसिस पे हमारे पास दो तरह की सेल्स आती हैं, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हम पहले वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। यूनि का मतलब सिंगल या वन, और सेलुलर का मतलब कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो यूनिसेलुलर हमारी वो ऑर्गेनिजम्स हुए जो कि सिंगल सेल के बने हैं। वहीं पर मल्टी का मतलब मेनी, और सेलुलर का मतलब कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इसका हुआ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ। इनके हमारे पास वेराइड एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे यूनिसेलुलर में हमारे पास आएगा, हमारे एग्जाम्पल्स हैं एमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट। ये सब क्या है? ये सब वन सेल पे सर्वाइव करते हैं, दे रिमेन यूनिसेलुलर। और वहीं मल्टीसेलुलर कैसे होते हैं? जैसे कि वी ह्यूमन बींग्स, हम है ना ऑर्गन्स वाले, ऑर्गन सिस्टम्स वाले, अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। वी आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं और ऐसे ही अदर एनिमल्स होते हैं। शेप एंड साइज ऑफ सेल कैन वेरी इन वेरी डिफरेंट वे। सेल्स जो होती हैं वो बाइकॉन्केव शेप की भी होती हैं, लॉन्ग भी होती हैं और शॉर्ट भी होती हैं। बाइकॉन्केव जैसे हमारी आरबीसी, और लॉन्ग सेल्स जैसे नर्व सेल्स। जो मोस्टली सेल्स होती हैं उनका साइज होता है 1/1000 पार्ट ऑफ एन इंच। बहुत ज्यादा छोटी ना, दैट इज 0.0025 सेंटीमीटर। और जो बैक्टीरियल सेल होती है वो स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सेल्स होती है। और वहीं जो ऑस्ट्रिच एग की सेल होती है वो लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल होती है। जो साइज ऑफ सेल होता है वो मेजरली डिपेंड करता है फंक्शन पर, जो भी वो सेल हमारी फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन। अभी हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और बहुत तरह के ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगी। सेल ऑर्गेनेल्स,
जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, सेंट्रोसोम। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल, और फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल्स एंड द फंक्शन। ये एक रफ डायग्राम है सेल का। इससे पहले आपने एक अच्छा डिटेल डायग्राम भी देखा होगा सेल का। इसके अंदर हमारा ये जो पहली चीज आती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल का इनपुट आउटपुट कंट्रोल करती है कि क्या प्रोडक्ट सेल के अंदर जाएगा, क्या प्रोडक्ट सेल के बाहर आएगा, ये करती है ये सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स में एक और मॉडिफिकेशन होती है प्लांट सेल्स में, जिसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल एक हार्ड रिजिड होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है और क्या करती है? रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करती है सेल को, और ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है। इसके बाद हम सेकेंड चीज पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि पूरे सेल में फैला हुआ होता है। ये किस लिए होता है? ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक जेली लाइक होती है तो उससे आराम से सारा सामान जहां भी जाना है आना है चला जाता है। अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में हम पहली चीज, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स कोई भी एक सेल के अंदर जो भी छोटा कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनेल, जो कि कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट, ब्रेन, लिवर सब अलग अलग होते हैं अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऐसे ही सेल में जो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। अब हम पहला ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल में। ये पूरी सेल का कंट्रोल करता है। पूरी सेल में सामान जो भी हमारा रॉ इनपुट्स आते हैं उन्हें प्रोसेस करना, जगह पे भेजना, वो सब हमारा न्यूक्लियस का काम होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होती है, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। वो क्या करते हैं? वो हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ले जाते हैं। दे कैरी आवर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन in the form of genes. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेल के ऊपर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही एक रफ डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाकर शो करा है माइटोकॉन्ड्रिया को। आपने जो अच्छा डायग्राम देखा होगा उसमें अच्छे से दिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी स्पेशल ऑर्गेनेल, और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। इसमें ही सारी एनर्जी डिमांड्स पूरी करी जाती हैं। जितनी भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ पूरी करी जाती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी करी जाती है। आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसे करेंसी को क्या बोलते हैं। उस करेंसी को बोलते हैं, एनर्जी करेंसी को
अभी 8th क्लास में लेवल आपका इतना नहीं है कि आपको वो पढ़ना पड़े, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। एनर्जी करेंसी जिसे हम बोलते हैं एटीपी। और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एक सेल के अंदर डिपेंड्स ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट। आपकी अगर मसल सेल है जिससे ज़्यादा काम करना है, उसके अंदर उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होंगे। लेकिन वहीं अगर आपकी कोई ऐसी सेल है जिससे ज़्यादा काम नहीं करना होता, उसमें उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम होंगे। न्यूक्लियस येट रिमेन कांस्टेंट। न्यूक्लियस हर सेल में एक ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन वैरी इन नंबर, 2, 3, 4, 5, जितने मर्जी हो सकते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, डिपेंड्स ऑन एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल के। हमारे पास 3 तरह की प्लास्टिड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपने अपनी कभी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट वो होता है जो जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं उन्हें ग्रीन कलर मिलता है। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर। और क्लोरोप्लास्ट ही वो पिगमेंट है विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ठीक है, क्लोरो ग्रीन के लिए ही यूज किया जाता है बायोलॉजी में। अब हम आते हैं दूसरे पर, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो स्टैंड्स फॉर कलर। क्रोमोप्लास्ट वो होते हैं जिनके अंदर, या फिर हम इन्हें नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स भी कहते हैं, पर जो कि वेराइट कलर्स के होते हैं, ग्रीन नहीं होते हैं। और ये किस लिए होते हैं? ये कलर प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। आपने कभी देखा हो हमारे पास रेड कलर की लीव्स भी होती हैं, ब्राउन कलर की लीव्स भी होती हैं। वो किन की वजह से होती हैं? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती हैं। क्या करते हैं? दे प्रोवाइड कलर। और हमारा तीसरा टाइप होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं हमारे उन जगहों पर जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं, जिनका फोटोसिंथेसिस से कोई लेना देना नहीं। और रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट हमारे रूट्स और नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम होता है टू स्टोर फूड। ये हमारे स्टोरेज ऑर्गन्स की तरह होते हैं, टू स्टोर फूड। अब हम पढ़ते हैं दूसरा ऑर्गेनल जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खासियत ये है कि इसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइसोजाइम। ये क्या होते हैं? सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के अंदर जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई ऑर्गेनेल खराब हो गया, कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, वो क्या करता है? उसको डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोसोम को कॉमनली हम लोग सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ सेल कंप्लीटली। जब एक सेल खराब हो जाती है तो लाइसोसोम पूरा बर्स्ट आउट कर जाता है, जिससे पूरी सेल जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। फिर हम पढ़ते हैं ईआर। ईआर शॉर्ट फॉर्म है किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में। अगर आपने पिछले वाले डायग्राम में फोकस करा हो तो ये जितने भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स हमें दिख रहे हैं, मैंने थोड़े से ही बनाए हैं पर बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क होता है, ये हमारे क्या होते हैं? सारे ईआर्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप के होते हैं, RER and SCR, where R and S stand for rough and smooth.
अब ये पढ़ने से पहले कि रफ और स्मूथ क्यों है, हम पहले पढ़ते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बहुत छोटे छोटे जो हमें साइटोप्लाज्म में दाने जैसे दिखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं राइबोसोम। और ये मेन साइट होते हैं किस चीज के, प्रोटीन सिंथेसिस के। इनका काम होता है मेजरली प्रोटीन सिंथेसिस करना। और इन्हीं की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से हम आर और एस को कैटेगराइज करते हैं। आर इसलिए रफ दिखते हैं क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। अगर आप पिछले वाले डायग्राम में देखिए तो यहाँ पर ये रफ दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर आर अटैच्ड है। जब भी हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे तो वो रफ दिखेगा उसका सरफेस, और जिसके ऊपर नहीं होंगे वो स्मूथ दिखेगा। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल पढ़ते हैं, दैट इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज कॉमनली जो इन्हें कहते हैं वो इन्हें कहते हैं सेल्स मेल रूम। क्यों? क्योंकि इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन का कैसा काम? इन्हें पैक और ट्रांसपोर्ट करना होता है। कोई भी मटेरियल आया है न्यूक्लियस से या सेल से जा रहा है अंदर या बाहर, गोल्जी बॉडीज विल पैक एंड ट्रांसपोर्ट। फाइन। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो कि सबसे छोटा होता है दैट इज सेंट्रोसोम, और ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। जैसे हमारे प्लास्टिड्स थे वो प्लांट सेल में पाए जा रहे थे, ऐसे ही जो सेंट्रोसोम्स हैं वो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। और ये 2 सेंट्रियोल्स से बने होते हैं। इसे 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है। और इनका काम भी वही है, सेल को डिवीजन में हेल्प करना। हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेंट्रोसोम्स वो होते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जिससे कि नई सेल्स आ पाए। पुरानी सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाती हैं। और अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वैक्यूल। वैक्यूल दोनों प्लांट्स और एनिमल सेल्स में होता है, और इसका मेन काम जो होता है वो एज स्टोरेज सैक ही होता है। प्लांट्स के अंदर कंपैरेटिवली वैक्यूल जो होता है वो बड़े साइज का होता है, और उसके अंदर मेजरली वाटर स्टोर करता है प्लांट सेल। प्लांट सेल हैज बिगर वैक्यूल। और जो हमारा वैक्यूल के अंदर फ्लूइड होता है प्रेजेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेल सैक। इस सेल सैक का क्या काम होता है? सेल के सारे मटेरियल्स को एक्यूमुलेट करना। और वैक्यूल का क्या काम होता है? सेल की शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो अभी आपने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम। प्लांट सेल में आपने देखा कि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन थी, सेल वॉल थी, प्लास्टिड्स थे, क्लोरोप्लास्ट था, क्रोमोप्लास्ट था। वहीं एनिमल सेल में अगर आपने नोटिस किया हो तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट थी और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं थे। वैक्यूल प्लांट सेल में काफी बड़े साइज का था और एनिमल सेल में बहुत छोटे साइज का था। सो ये एक ब्रीफ था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अब हम इन दोनों के बारे में कंपैरिजन कर लेते हैं। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली सबके लिए सेम होता है, बस उनमें फर्क कहाँ आता है? उनमें फर्क आता है ऑर्गेनेल्स में। प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो बेसिक डिफरेंस आता है वो आता है हमारा सेल वॉल पे। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है और वहीं एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल में इतना डेंस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म थिन होता है, इट्स नॉट दैट डेंस। whereas एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म डेंस होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो बहुत बड़े साइज का होता है, लार्जर इन साइज, whereas एनिमल सेल में स्मॉलर होता है और कई बार एब्सेंट भी होता है, स्मॉलर और
एब्सेंट। प्लास्टिड्स प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है, प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है सेंट्रोसोम्स का। सेंट्रोसोम्स कहाँ होते हैं हमारे? प्लांट सेल में एब्सेंट और एनिमल सेल में प्रेजेंट। ये हमारे बेसिक डिफरेंस होते हैं। ऐसे और बहुत डिफरेंट है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, लेकिन वो अभी आपके लेवल के लिए पॉसिबल नहीं है। ये बेसिक से डिफरेंस हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा एक छोटी सी कोशिश थी 8th क्लास के स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए साइंस में। और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई और चैप्टर है जो आपके सिलेबस में आ रहा है, आपके चैप्टर में है, पर वो कवर नहीं हो पा रहा है, आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए। जितनी जल्दी हो सकेगा हम एक स्पेशल वीडियोस के लिए प्रिपेयर कर देंगे। थैंक यू।